हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार, मैं आपका सक्सेस विद अजय में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होता है स्पेशली हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जहां से बोर्ड एग्जाम में भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब जो जर्नल तौर पर उसकी मीनिंग होती है वो क्या होती है, और जो उसकी एक्चुअल मीनिंग होती है वो क्या होती है। जैसे आमतौर पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, जैसे जर्नली किसी के सामने बात किया जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, या किसी से पूछा जाए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो क्या जवाब देगा। उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन का मतलब होगा कि क्या करना, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना, एक्सहेल कर देना। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही क्या है, रेस्पिरेशन है। लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ, लेकिन जबकि रेस्पिरेशन सिर्फ एज सिंपल नहीं है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हालांकि ये पार्ट आता है कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि ये जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं या दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो रेस्पिरेशन है क्या, जो रेस्पिरेशन है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा, ब्रीदिंग आएगी, और क्या आएगा, आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन होता क्या है तो आप क्या बताओगे। आप ये बताइए कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक बायो केमिकल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है या दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एमिनो एसिड हो गया, उनका ब्रेकडाउन होता है, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, वाटर को यूटिलाइज कर दिया जाता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है, यानी कि इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये इतनी पूरी प्रोसेस किसके अंदर आती है, रेस्पिरेशन के अंदर आती है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब एज सिंपल नहीं होता जितना हम आमतौर पर समझते हैं कि सांस यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दो, सिर्फ इतना रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि वो किसका पार्ट होता है, वो होता है ब्रीदिंग का पार्ट। मतलब जैसे आप बात करें इनहेलेशन का और किसकी बात करें, एक्सहेलेशन का, तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो ब्रीदिंग के पार्ट्स हैं। मतलब टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, ये दोनों पार्ट जो होता है वो ब्रीदिंग का है। इसके अलावा जो गैसियस एक्सचेंज होता है, क्या, जो गैसियस एक्सचेंज है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी इसी का पार्ट होता है। मतलब ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी ब्रीदिंग का पार्ट है, एक्सहेलेशन भी किसका पार्ट है, ब्रीदिंग का, और इनहेलेशन भी किसका पार्ट होता है, ब्रीदिंग का। और ब्रीदिंग इटसेल्फ किसका पार्ट होता है, वो होता है रेस्पिरेशन का। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक्चुअली में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली अगर हम स्पेसिफिक होकर कहें तो किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की। ये जो ग्लूकोज होता है या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनती है, एनर्जी बनती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है ये एक बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और इस प्रोसेस के जो दौरान है वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, या फिर ग्लूकोज ना कहकर हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन कौन से, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, या जो दूसरे डाइजेशन के बाद जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं
वो सब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्रीदिंग के बारे में। तो हम देखते हैं पहले यहां पर, देखिए जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, सबका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनिमल्स के बारे में, यहाँ क्या लिख लेते हैं, एनिमल्स। यहाँ लिख लेते हैं एनिमल्स, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ डाल देते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब कौन से जो एनिमल्स हैं वो किस ऑर्गन के हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अमीबा के बारे में। जैसे अमीबा हो गया, या फिर क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर यूग्लिना हो गया, ये सब जो भी चीजें होती हैं ये किसके हेल्प से करती हैं, ये करती हैं सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से। याद रखिएगा, जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये जो प्लेनेरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब के सब इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये किस प्रोसेस के हेल्प से करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। उसका नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। वहीं अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए अर्थवार्म का, अर्थवार्म हो गया या फिर लीच हो गया। अगर हम ध्यान से देखें, जो अर्थवार्म और लीच होती है ना, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्किन होता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, वो किसके हेल्प से करते हैं, स्किन के हेल्प से। यानी कि अर्थवार्म और लीच के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या होता है, स्किन होता है। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल का, किसका, एक्वेटिक एनिमल्स। अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लें, जैसे कि कौन कौन हो गया, मान लीजिए फिश हो जाएगा, मीसेस हो जाता है, इसके अलावा क्या हो जाता है, प्रॉन्स हो जाता है। ये सब जितने भी हैं ये सब किसके हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, तो याद रखिएगा इनके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है, गिल्स इन्वॉल्व होता है। वहीं अगर हम बात कर लें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, लायन हो गया, बर्ड हो गई, इन सब, ये सब चीज किसकी हेल्प से करते हैं, तो ये इनके पास क्या पाया जाता है, इनके पास होते हैं लंग्स। इनके पास क्या होते हैं, लंग्स। वहीं थोड़ा स्पेसिफिक देख लेते हैं, हम फ्रॉग की बात कर लेते हैं। तो जो फ्रॉग है ना, ये बेसिकली दो तरीके से करता है। ये स्किन से भी कर सकता है, और इसके पास क्या पाया जाता है, लंग्स भी पाया जाता है। याद रखिएगा, जब ये लैंड पर होता है तब ये लंग्स से ब्रीथ आउट करता है, वहीं जब ये वाटर के अंदर होता है तो किससे लेता है, स्किन से लेता है। अब आगे देखते हैं ये क्या था। ये हमने देखा कि जैसे एनसीईआरटी पूछ सकती है कि जो अमीबा होता है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आपको याद रखना है क्या होता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इन सब का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और किस प्रोसेस के हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें अर्थवार्म की, लीच की, तो इनके पास क्या होती है, स्किन होती है। वहीं एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लें तो इनके पास क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस या फिर बर्ड्स की बात कर लें तो इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है। फ्रॉग की बात कर लें तो फ्रॉग के पास स्किन भी होती है और लंग्स भी होता है। और एक चीज है, जैसे हम बात कर लें किसका, मान लीजिए इसको यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर अगर हम बात कर लें रेप्टाइल्स की, किसकी बात कर लें, रेप्टाइल्स की, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया। जैसे हम किसकी बात कर लें, मस्कीटो हो गया, जो मस्कीटो होता है, मस्कीटो हो गया, वो किसकी हेल्प से ब्रीद आउट करता है, ट्रैकिया। वहीं कॉकरोच हो गया, याद रखिएगा ये कॉकरोच हो गया, मस्कीटो हो गया, इनके पास ट्रैकिया स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। यानी कि इनकी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स। उस स्पाइरकल्स के हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो हमें कहां पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो हम बात करते हैं कहां,
हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। क्या देखते हैं, ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम ब्रीदिंग ऑर्गन की बात करें, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन गैसियस एक्सचेंज, इनहेलिनेशन, एक्सहेलिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो सीधा सा आपका आंसर होना चाहिए लंग्स। आल्दो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उसमें जो होता है हमारी नोज इन्वॉल्व होती है या उसमें ज्यादा बड़ा रोल नोज का होता है, बट ऐसा नहीं है। याद रखिएगा ये जो नोज है इसके जो दोनों होल्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ये सिर्फ एक पाथ होता है, जबकि जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, तो याद रखिएगा लंग्स की हेल्प से। इसको भूलिएगा नहीं, दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं या फिर गैस को अंदर लेना, गैस को बाहर छोड़ना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसकी हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से। इसमें नोज का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बस नोज क्या करता है, एक पैसेज या कह दीजिए आप एक रास्ता प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता है। तो अगर हम बात करें ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स की, तो हम सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले जो सबसे पहला हिस्सा आता है उसका नाम क्या होता है, वो होता है नॉस्ट्रिल। कौन होता है, वो होता है नॉस्ट्रिल्स। ये जो नॉस्ट्रिल है ये पहला हिस्सा है जहां से एयर अंदर आती है। नॉस्ट्रिल के बाद जो आता है वो कौन आता है, नॉस्ट्रिल के बाद आता है हमारा नेजल कैविटी। क्या आता है, नेजल पैसेज कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, नेजल कैविटी कह लीजिए। ये सेकंड नंबर पे आता है। जैसे देखिए ये जो दोनों होल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। और जब आप अपना हाथ ऐसे उंगली, दोनों उंगली नाक पर यहां पर रखकर ऐसे टच करेंगे, आपको हल्का गड्ढा सा महसूस होगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज या कैविटी। उसके बाद जो आता है वो आता है फेर्निक्स। क्या आता है, फेर्निक्स। इसके बारे में हम जान ही लिए हैं कि जो फेर्निक्स है वो एक कॉमन पाथ है। ये फेर्निक्स जो है वो क्या होता है, वो एक कॉमन पाथ होता है, किसके लिए, दोनों के लिए। किसके, दोनों के लिए, फूड के लिए भी और किसके लिए, एयर के लिए। इस फेर्निक्स के बाद क्या आता है, लर्निक्स आता है। लर्निक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। लर्निक्स के बाद क्या आता है, लर्निक्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकस आता है। और ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ब्रोंक्यूल्स बनाता है और ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो याद रखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये जो, अगर हम आपसे ये पूछा जाए कि एयर पैसेज बताइए, यानी कि जो एयर है ब्रीदिंग के समय वो किस रास्ते से जाती है, तो आपको याद रखना है नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेर्निक्स, लर्निक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। अब याद रखिएगा ये जो ब्रोंकस होते हैं ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर क्लास 10 तक इतना डिटेलिंग नहीं पढ़नी है हमको कि ये जो ब्रोंकस है इसके भी टाइप के बारे में पढ़ना है। बस हमें याद रखना है कि जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर आगे जाकर डिवाइड होता है, ब्रोंकस बनाता है, और ये डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सैक लाइक कह लीजिए या बैलून लाइक कह लीजिए। क्या पाए जाते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सेम एज एल्वियोलाई भी होता है। ये क्या होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसका भी मेन फंक्शन होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या करे, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करे। इसके अलावा जो एल्वियोलाई होती है ये सप्लाइड होते हैं विथ रिच ब्लड वेसल्स। एक बार इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। आप जरा यहां देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं लर्निक्स। क्या बोलते हैं, लर्निक्स बोलते हैं। ठीक है। और ये आपको ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये आगे आकर देखिए यहां पर दो हिस्से में बट गया है, जहां ये बट जा रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस सिमिलर होता है और ये आगे जाकर देखिए आप, ये ऐसे पतले पतले ब्रांचेस में क्या हो रहा है, बट रहा है।
तो जहां ये पतले पतले ब्रांचेस में बट जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये जो पतली ब्रांचेस हैं इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और एंड में जाकर इनके पास क्या होंगे, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे। और ये स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए जरा आप, ये देखिए बहुत छोटे छोटे क्या बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये बहुत छोटे छोटे क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। अच्छा, इस एल्वियोलाई की खास बात क्या होती है कि ये सप्लाइड होती है रिच ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ये जो एल्वियोलाई है ना, ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो इस बस यही डायग्राम है इसके अंदर। मतलब ब्रीदिंग के अंदर हमने क्या देखा कि जो ब्रीदिंग है इसके अंदर, जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, लंग्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लंग्स बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है थोरेसिक कैविटी में। कहां पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। अच्छा, ये थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या है, अगर आप अपने यहाँ इस वाले हिस्से को देखें, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि जो स्टमक होता है उसके जस्ट ऊपर एक मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मस्कुलर डायाफ्राम होता है। इस मस्कुलर डायाफ्राम के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो लंग्स होता है वो कहां पाया जाता है, वो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। लंग्स क्या है, एक ब्रीदिंग ऑर्गन है। लंग्स किसमें मदद करता है, ब्रीदिंग में मदद करता है। इसके अलावा ये जो मस्कुलर डायाफ्राम होता है ये भी क्या करता है, ये इनहेल करने में और क्या करने में, एक्सहेल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, जैसे अब जब आप सांस लेते होंगे तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका चेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो लंग्स है ये ऊपर आ जाता है। एक्चुअली में ये जो ब्रीदिंग होता है ना, इसमें एयर प्रेशर बहुत मैटर करता है। कैसे, जो एयर है हमें पता है कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से या हाई रीजन ऑफ प्रेशर से, हाई रीजन ऑफ प्रेशर से हमेशा ये कहां फ्लो करती है, लो रीजन ऑफ प्रेशर की ओर। यानी कि जो हवा है हमेशा हाई प्रेशर से कहां चलती है, लो प्रेशर में चलती है। तो होता क्या है कि जब आप ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि जब सांस अंदर लेते हैं ना, तो जो आपकी एक कैविटी है, ये जो चेस्ट है जिसे आप रिब्स बोलते हो, ये क्या होती है, ये बाहर की ओर मूव करती है, यानी कि आउटवर्ड मूव करती है। कहां मूव करती है, आउटवर्ड। और जो आपका डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। तो जो आपका जो लंग्स है उसके अंदर जो एरिया है ना वो बढ़ जाता है, एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हवा है वो कहां चली जाती है, अंदर। वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती है वो कहां जाती है, डाउनवर्ड मूव करती है। कहां मूव करती है, डाउनवर्ड। और जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से अंदर लंग्स के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है और हवा कहां निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। फिलहाल इसको हमें डायग्राम के हेल्प से देखना पड़ेगा, बट इसमें डायग्राम लगाया नहीं गया है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि आप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही आएगा, आपको इतना याद रखना है कि जो ब्रीदिंग है वो लंग्स की हेल्प से की जाती है। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सेलेशन होता है। ब्रीदिंग में लंग्स इन्वॉल्व होता है और एक मस्कुलर डायफ्राम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये कहां पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इससे ज्यादा जानना है तो यह जान लीजिए कि जो लंग्स होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, प्लूरा होता है। इससे ज्यादा डिटेलिंग में आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब हम देखते हैं सेलुलर वाला पार्ट। हम देखते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं ग्लूकोज, और यहां लिख लेते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। और यहां जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम होता है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद यहां बनता क्या है, यहां बनता है
पायरुवेट, क्या बनता है, पायरुवेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। इसके बाद यहां से ना 3 बातें होती हैं, यहां से कितनी बातें होती है, 3 होती हैं। अब सबसे पहले आप समझिए कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, आपको ये जानना होगा कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और ये कहाँ होता है। तो देखिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एक्चुअल में इसके यहां पर होता क्या है, जो ग्लूकोज है ना, कौन, ग्लूकोज, बेसिकली हम ग्लूकोज की बात करते हैं, लेकिन दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी भी बात की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर जो एनर्जी सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, इसलिए हम लोग किसका एग्जांपल लेते हैं, बार बार ग्लूकोज का लेते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, आपको ये पता होगा कोई जो ग्लूकोज है वो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इट इज अ इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन। देखिए, ये जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और क्या होता है O6। इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 6 हैं। जबकि जो पायरुवेट होता है ये क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, कहा, विद इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सेल है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके बीच में जो फ्लूइड या मैट्रिक्स भरा होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है, कौन, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। क्या, ग्लूकोज कैसा है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा ये क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। वहीं जो पायरुवेट है वो क्या है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो आप कहोगे ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू टू फॉर्म पायरुवेट विद इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के विद इन यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन करता है और क्या फॉर्म करता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में के प्रोसेस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं देयर इज नो रोल। इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या, देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, याद रखिएगा। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। फिर से एक बता दिया जा रहा है आपको एक बार फिर से कि ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करता है, या ऑक्सीजन हो भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेगा, 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से तोड़कर ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एक न्यू कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या होता है, पायरुवेट, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो पायरुवेट होता है इसका जो फेट है, फेट मतलब इसका जो फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम बात कर लें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, किसकी बात कर लें, इन इन प्रेजेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात कर लें तब क्या होगा, तब ये जो पायरुवेट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन होता है और ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म करता है। और ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है, तो याद रखिएगा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्या कहा जा रहा है आपसे
कि ये जो पायरुवेट है इसके आगे का जो फेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर N38 एटीपी एनर्जी फॉर्म करेगा। और ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। वहीं अगर मान लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन है, क्या अगर क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब क्या होगा? तब ये क्या करेगा, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? ये बनाता है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाएगा और 2 एटीपी एनर्जी बनाता है। कितना एटीपी? 2 एटीपी एनर्जी। ये किस केस में होता है? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तब। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए ये किस टाइप के सेल में होता है, तो याद रखिएगा मसल। कहाँ होता है? ये मसल सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? मसल सेल के अंदर होता है। वहीं अगर मान लीजिए ये लैक ऑफ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस तो है पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। वहीं अगर मान लीजिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्या अगर ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था, तो उस केस में क्या बनाता है? ये जो पायरुवेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर क्या करता है? ये फॉर्म कर लेता है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH फॉर्म करता है और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये फॉर्म करता है कितना? 2 एटीपी एनर्जी। और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? इसको याद रखिएगा, ये होता है ईस्ट सेल के अंदर। कहां होता है? ईस्ट सेल के अंदर। आपसे क्या बताया जा रहा है? आपको बताया गया कि जो ग्लूकोज है सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है और वो क्या बनाता है? पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस है उसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये जो पायरुवेट होता है इसके आगे का जो भविष्य है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर तो ऑक्सीजन है उस केस में ये जो पायरुवेट होता है ये ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और 38 एटीपी एनर्जी में। और ये प्रक्रिया कहां होगी? कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा? ये लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी में क्या कर जाएगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो कहां होगी? मसल सेल के अंदर होगी। और वहीं अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं यानी कि अब्सेंस ही है तो उस केस में जो होगा वो एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा? 2 एटीपी एनर्जी बना लेगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड और जहां एथिल अल्कोहल बन रहा है इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वहीं यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बताया, यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं या आप बहुत ज्यादा दौड़ ले रहे हैं तो आपके पैर में दर्द होने लगता है या आपकी मसल्स में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आप कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और आपको पता है कि एनर्जी फॉर्म होने के लिए जरूरी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। उसके लिए ऑक्सीजन और क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी देखिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ने का रीजन क्या होता है? कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हो सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इतना ज्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशियंट नहीं हो पाती है। तो उस केस में क्या होता है? ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था तो जो ग्लूकोज था वो पायरुवेट में तो टूट जाएगा, लेकिन ये पायरुवेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटना चाहिए था ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है और 2 एटीपी क्या बना देता है? एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल सेल्स के अंदर क्या हो जाता है? अक्यूमुलेट हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मस्कुलर क्रैम्प दे देता है यानी कि ये ऐंठन हो जाती है और आपके हाथ पैर में या मसल्स में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो अच्छा ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है या इससे हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं? तो इसके बेसिकली 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आप क्या करिए? मालिश करिए यानी कि रब करिए उस जगह पर। तो रब करने से क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा यानी कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
काफी अच्छे से होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होने लगेगा रब करने की वजह से। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हो जाएगी, तो बाद में ये लैक्टिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर लेगा। दूसरा तरीका है कि आप क्या करिए, आप थोड़ा हल्के गुनगुने गर्म पानी से क्या करिए, बात करिए, मतलब नहा लीजिए। उस केस में भी क्या होगा, जब आप हल्का गुनगुना पानी अपने ऊपर डालेंगे तो ये जो अक्यूमुलेटेड एसिड होता है या फिर ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन की रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, सफिशियंट हो जाती है। और बाद में ये जो लैक्टिक एसिड है ये ब्रेक डाउन होकर के किसमें चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेता है। और यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये समझिए। ये जो ईस्ट के अंदर आपको रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है, इसका एक बहुत स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, यहीं पर लिख दिया जा रहा है, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। याद रखिएगा, ईस्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसका उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन। और इसमें क्या बना है जरा देखिए, जरा यहां पर बन रहा है आपका एल्कोहल। क्या बना है, एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है ना। तो ये जो एथिल एल्कोहल होता है इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे जो ड्रिंकिंग बेवरेजेस होते हैं उनके अंदर मिलाया जाता है, जैसे वाइन्स हो गई, बियर्स हो गए, उनके अंदर ये मिलाया जाता है। और आजकल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज किया जा रहा है, उसके अंदर भी एथिल अल्कोहल मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन था उसके अंदर इतनी ही प्रोसेस थी। अब यहाँ पर दो चीजें आपको और याद रखनी है। पहली क्या, कि ये जो लैक्टिक एसिड होता है अगर ये मसल सेल्स में बन जाएगा तो आपको ये क्रैंप दे देगा, यानी कि आपके मसल्स में क्या होने लगेंगे, दर्द होने लगेंगे। वहीं उससे रिलीफ पाने का तरीका क्या है कि आप गर्म पानी से नहा लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, आप रब कर लीजिए जहां पर आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, यानी कि मालिश कर लीजिए। अब एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। अब देखिए क्या क्या चीजें हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर वहीं हम प्लांट्स की बात कर लें, थोड़ा प्लांट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो प्लांट्स होता है ये गैसेस एक्सचेंज कहां कहां से कर सकता है, तो आपको याद रखना है, ये कहां से कर सकता है, ये लीफ से कर सकता है, ये स्टेम से कर सकता है, इवन इफ ये रूट से भी कर सकता है भैया। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहां कहां से हो सकता है, पत्तियों से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, और कहां से हो सकता है, रूट से। लीफ का तो हम सबको पता है कि लीफ के अंदर बहुत टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और जो स्टोमेटा होता है उसके हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो स्टेम क्या होता है, जैसे पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, सेम एज स्टेम में भी बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। बस उनको हम स्टोमेटा ना बोलकर उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। ये क्या होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेम होता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं ना, उनके स्टेम में बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं या लेंटिकल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये भी क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वहीं अगर हम रूट की बात कर ले, तो जो रूट होती है इनके पास पाया जाता है रूट हेयर। क्या पाया जाता है, रूट हेयर। ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ होता है क्या, एपिडर्मिस सेल। ये क्या होता है, ये होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस सेल। यानी कि जो रूट हेयर होती है वो एपिडर्मिस सेल से बनती है। तो जो प्लांट्स होता है वो रूट से भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, स्टेम से भी क्या कर सकता है, कर सकता है, लीफ से भी क्या कर सकता है, ये रेस्पिरेशन कर सकता है। कहने का मतलब ये कि गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। रेस्पिरेशन तो किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी कहती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स होंगे या दूसरे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के हेल्प से या एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। तो क्यों, तो आपको याद जैसे कि पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल एनिमल होते हैं, तो उनका जो बॉडी है वो बहुत छोटा सा होता है, यानी कि जो बॉडी का होल एरिया है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है किसके, एटमॉस्फेयर में। तो उनको गैसेस एक्सचेंज करने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है।
वहीं अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसके पास क्या होता है, ट्रिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं, और सभी की सभी सेल जो होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं होती, जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मतलब डिफ्यूजन के हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए इनके पास रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स भी क्या करता है, जो गैसेस एक्सचेंज करता है, याद रखिएगा प्लांट्स जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो किसके हेल्प से करता है, तो वो भी डिफ्यूजन के हेल्प से करता है। प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ये बात याद रखिए, यानी कि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है भैया, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। वहीं जैसे हम हो गए, यानी कि इंसान हो गया, काऊ हो गई, बुफेलोज हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जबकि प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट्स अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया और वाट रूट हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जैसे कोई प्लांट्स है उसकी जो जड़ें हैं वो काफी समय तक पानी के अंदर डूबी रहती है, यानी कि वाटर लॉक्ड है, तो वो पेड़ सूख क्यों जाता है, तो आपको पता है कि जो प्लांट्स है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और अगर ऑक्सीजन ना मिला तो क्या करेगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या तो अल्कोहल बन जाएगा। उस केस में जो अल्कोहल है वो क्या होता है, स्टेप, या लैक्टिक एसिड जो होता है वो स्टेम्स में क्या हो जाता है, मान लीजिए अल्कोहल की बात कर लेते हैं, वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। मतलब क्योंकि जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली वाटर से क्या कर सकता, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो भी गैसियस फॉर्म में ही लेता है नीचे से। तो अगर वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर डूबा रहेगा तो वो जो गैसियस ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जो प्लांट्स होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी वजह से उसको सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और जो लैक्टिक एसिड या एल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो अक्यूमुलेशन क्या करेगा, प्लांट्स को क्या कर देगा, ड्राई अप कर देगा। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि जो ब्रीदिंग रेट होता है, जैसे हम इंसान हो गए या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमेशा कम होता है, किससे, एक्वेटिक से। मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल से ज्यादा होता है। क्यों, जैसे मछली हो गई वो हमसे ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेती है, तो क्यों होता है, तो आपको यह समझना होगा कि जो फिशेस होती हैं या दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वो वाटर से कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं, और हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में कम मात्रा में अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, उनको अपना ब्रीदिंग रेट क्या कर लेना पड़ता है, बढ़ा लेना होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हम लोग हैं वो गैसियस फॉर्म में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक गैस में वो कितना है, 21% है, तो यहाँ ऑक्सीजन सफिशियंट फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम अगर स्लो रेट में भी क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। वहीं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, और हम सबको पता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में बहुत कम होता है, तो इस वजह से उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में लेने के लिए ना ब्रीदिंग रेट क्या करना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स टू रिलीज यूजेबल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट। और एक चीज समझिए, जो एनर्जी ये रिलीज हुई है या हम रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज करते हैं, ये सारी की सारी एनर्जी ना हम एक साथ यूज नहीं कर पाते, और ये एनर्जी क्या होती है, स्टोर भी होती है, ये बात भी याद रखिएगा। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक। द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है।
उसके बाद क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, यानी कि द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या फॉर्म होता है, मेनली एथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे यहां पर डिफरेंस दिया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, जबकि इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी मटेरियल्स होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो ग्लूकोज होता है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसमें 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल दिया गया है। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी in form of ATP and produce carbon dioxide water as a waste product। ये देखिए ये क्या है, ये कॉकरोच है ना। कॉकरोच जो होता है वो जो ब्रीथ आउट करता है या ब्रीथ इन करता है वो किसकी हेल्प से करता है, स्पाइरकल या ट्रैकिया के हेल्प से करता है। ये अमीबा हो गया। हमने बताया आपको जो अमीबा होता है ये अपने सरफेस से ही क्या करता है, ये जो इसका ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से ही क्या करता है, ये गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। और इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। ये डायरेक्टली ही क्या करता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। देखिए रेस्पिरेशन इन अमीबा, respiration in amoeba is an aerobic process in which amoeba takes oxygen from surrounding atmosphere रहेगा, यहाँ पर वाटर लिया गया या वाटर diffuse through its cell membrane uses it to break down food in the cell to release energy and release carbon dioxide back into the water diffused। ये फिर किसकी बात हो रही है, ये क्या है, ये अर्थवॉर्म है। ये जो अर्थवॉर्म है और ये क्या है, ये लीच है। जो लीच और अर्थवॉर्म होता है ये स्किन के हेल्प से करता है, जैसा कि यहां देख लीजिए, द अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। सिर्फ अर्थवॉर्म ही नहीं करता बल्कि लीच भी क्या करता है, अपने स्किन से ही करता है। वही हम फिश की बात कर लेते हैं, तो फिश के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, ये गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स। ये गिल्स से गैसेस एक्सचेंज करता है। और ये ह्यूमन बींग्स की बात है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।